वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अबाउट द टॉपिक परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे परसेप्शन क्या चीज़ है, व्हाट इज इट, and factors that influence perceptions. What are those factors actually that influence our perception process, and the things that we see. Attribution theory, we try to explain our perception when we judge any object or whatever the case may be, and how we actually attribute individuals behavior, and try to explain their state of mind. And then we will be discussing about different decision-making models like rational model and bounded rationality, and intuitions. What are these actually? We will understand in this chapter, and what is their role while making any decisions. And there are certain different biases and errors, just like randomness error, risk aversion, and hindsight biasness. And what is their role, and how actually managers make little errors when they make a decision in the workplace. Ethics, the role of ethics in decision-making process in the organizations on an individual level as well as on a collective organizational level. Improving creativity in decision-making, there are some techniques and tools that actually help us to understand how an individual actually can improve the decision-making process. So, ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. So let's move further. First of all, let's understand what is a perception. Perception by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give a meaning to their environment. It means, इसका मतलब ये है कि हम किसी के बारे में जो परसेप्शन डेवलप करते हैं, किसी के बारे में कोई राय कायम करते हैं, जजमेंट करते हैं, और वो जो परसेप्शन हम डेवलप करते हैं वो हमारी सेंसरी जो इनपुट्स हैं उसको हम बेसिकली मीनिंग देने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी के बारे में ये राय रखते हैं कि ये बड़ा लविंग आदमी है, तो उसके पीछे वजह ये होगी या तो वो अच्छी बातें करता होगा. अगर वो लविंग एक अच्छी रोमांटिक पोएट्री करता है तो हम उसके बारे में एक इम्प्रेशन करते हैं, डेवलप करते हैं कि ही इज अ लविंग पर्सन. एक आदमी ऐसा है जो आई मीन ही ट्राई टू सबसे झगड़ता रहता है, हाई टोन में बात करता है, तो हम उसके बारे में ये परसेप्शन डेवलप करते हैं ही इज एंग्री मैन. ओके. और इसमें जो इंसान के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बड़े मैटर करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम ड्रेस के हवाले से बात करें, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सपोज कर लें कि अगर माथे पे तिलक लगाया हुआ है और ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई है या ड्रेस पहना हुआ है, तो हम एज्यूम कर लेंगे ही बिलोंग्स टू द डिफरेंट ही बिलोंग टू द हिंदू फैमिली. और अगर उसने व्हाइट किस्म की ड्रेस पहनी हुई है और स्लेव लगाया हुआ है तो वी विल इंटरप्रेट दैट ही इज क्रिश्चियन. एंड इसी तरीके से अगर किसी को दाढ़ी लगी हुई है और वो टोपी पहनी हुई है और दाढ़ी है, तो हम उसे अज्यूम कर लेंगे ही इज अ मुस्लिम. सो दीज आर डिफरेंट personality characteristics that is also based on the cultural background as well. So ये मुख्तलिफ अफेक्ट होते हैं इंसान की परसेप्शन की डेवलपमेंट प्रोसेस में. And we try to interpret things based on the characteristics of our own self and based on the characteristics of the object. जिस तरह हम किसी के बारे में परसेप्शन डेवलप करते हैं तो उसकी characteristics को भी देखते हैं कि उनकी characteristics क्या है. लेकिन जब हम परसेप्शन या किसी के बारे में राय कायम करते हैं तो हम पर्सनल characteristics जो है, हमारी पर्सनल जो characteristics हैं वो काफी रोल प्ले करती हैं किसी के बारे में परसेप्शन डेवलप करने के लिए. People behavior is based on their perception of what reality is, not on reality itself. एक बड़ी मशहूर कहावत है, perception is greater than the reality. इसका मतलब ये है कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं या उसके बारे में राय कायम करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी जो, जिस तरह मैंने बताया कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स या टाइमिंग्स या सेटिंग्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं या असरअंदाज होती हैं. और हम
अपने सेंसेस को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि ये शख्स कैसा होगा या ये चीज क्या है। किसी के बारे में जो राय कायम करते हैं तो हम उसके बारे में ये इंप्रेशन डेवलप कर लेते हैं कि व्हाट इज इट। ठीक है। द वर्ल्ड एज इट इज परसीव्ड इज द वर्ल्ड दैट इज बिहेवियरली इंपॉर्टेंट। हम बेसिकली दुनिया को उसी नजर से देखना चाहते हैं। इट मीन्स कि जिस तरह हम खुद हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉफ्ट स्पोकन हैं तो हम चाहते हैं कि दुनिया भी इसी तरीके से होनी चाहिए। अक्सर जो लोग हैं सारे अच्छे हैं। एक बड़ी फेमस सेइंग है विलियम शेक्सपियर की, व्हेन यू लुक्स विद लवली आईज ऑल वर्ल्ड लुक्स लवली। इट मीन्स जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेते हैं, अपना एंगल ऑफ थिंकिंग चेंज कर लेते हैं किसी के बारे में, तो आपकी सोच और राय भी उस चीज के बारे में तब्दील हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस बात को समझना कि जब किसी के बारे में हम राय काम करते हैं तो अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और फिर उस टाइमिंग और एनवायरनमेंट की भी बात होती है जिसके अंदर हम वो चीज ऑब्जर्व करते हैं। तो दीज ऑल थ्री थिंग्स कम इनटू प्ले जब हम किसी के बारे में परसेप्शन डेवलप करते हैं। मूविंग फर्दर, दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शंस। जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि हम कभी सिचुएशन किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट इस बात पे सोचना, ख्याल करना कि टाइमिंग क्या है, किन टाइमिंग पे हमने उसको नोटिस किया है, वर्क सेटिंग क्या है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि वर्क सेटिंग्स देखनी पड़ती हैं कि किस वर्क सेटिंग्स में हमने किसी के बारे में राय कायम की। सोशल सेटिंग्स हम देखते हैं कि वो सराउंडिंग्स उसकी किस तरीके से हैं, रिलेशनशिप किस तरह है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम जब परसेप्शन डेवलप करें तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। टाइमिंग क्या है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग किसी के पास अगर जाएंगे फॉर एग्जांपल 7 बजे और वो नींद से उठा होगा और आप उसको बोलेंगे यार कि ये चीज आपको करनी है, कोई काम बताते हैं आप उसको, तो नेचुरली उसका जो एटीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा, एंड इट इज लाइकली दैट यू माइट फेस अ रिग्रेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। Then on the basis of that reaction, if you develop a perception that he is a kind of a non-cooperative person, so इस तरीके से टाइमिंग बड़ा अफेक्ट करती है आपकी परसेप्शन डेवलप करने में। वर्क सेटिंग क्या है? कोई अगर आप वर्क प्लेस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है, वर्क फ्लोर पे काम कर रहा है और उसके बारे में अगर उसके पास प्रॉपर टूल्स अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए, या वो सेफ एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है, और वो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन ही इज अनेबल टू कंप्लीट हिज प्रोटेक्शन टारगेट, तो आप उसके बारे में अगर परसेप्शन ये डेवलप करते हैं कि वो जो है कामचोर है और ही इज लेस लाइकली टू कंप्लीट हिज टारगेट विद इन गिवन डेडलाइंस, और ये काम को अवॉइड कर रहा है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि उसकी वर्क सेटिंग क्या है उस सूरत में। सोशल सेटिंग्स क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल वो किसी के साथ काम करता है, एक वर्क स्टेशन पे कोई वर्कर, और उसकी सराउंडिंग में उसकी जो टीम है वो नॉन कोऑपरेटिव है, अगर कोई उसको टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रही है या कोई इंफॉर्मेशन सपोर्ट नहीं मिल रही है जिसकी वजह से उसका काम सफर हो रहा है और उसके टारगेट्स जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी सोशल सेटिंग जो है प्रॉपर नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन, जो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी पे भी अफेक्ट करेगा। और इवेंचुअली मैनेजर विल डेवलप अ परसेप्शन दैट ही इज नॉट अ गुड अचीवर, ही इज नॉट अ गुड वर्कर, ही इज नॉट अ गुड परफॉर्मर। सो ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये मुख्तलिफ इंसान की या एक मैनेजर की परसेप्शन को डेवलप करने में हेल्प आउट करते हैं। अगर इसी को ही अगर फैक्टर्स को अगर आप रिवर्स कर दें या रीएडजस्ट कर लें, अगर प्रॉपर टाइमिंग, जिस तरह इंसान की एक वर्किंग एफिशिएंसी जो इम्प्रूव होती है, हाई पीक पे होती है, इट इज फ्रॉम 10 AM, 10 बजे सुबह से लेकर 3 बजे तक वो फुल एनर्जेटिक होता है, और इस दौरान अगर आप किसी को टारगेट और काम दें तो शायद आपको रिस्पॉन्स डिफरेंट मिलेगा। इसी तरह वर्क सेटिंग को अगर आप इंप्रूव करेंगे, सेफ्टी अपरेटस देंगे, प्रॉपर टूल्स देंगे, प्रॉपर प्रोसीजर डिफाइंड होगा, तो यू माइट हैव अ डिफरेंट रिजल्ट्स इन दैट। सोशल सेटिंग में अगर आप कोई टेक्निकल अच्छी टीम, एक सपोर्ट स्टाफ के तौर पे अगर किसी एक सुपरवाइजर को देंगे तो नेचुरली उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। तो नेचुरली
Accordingly, on the basis of that, actually results and outcome of an individual will affect the perceptions of a manager. जिसको जो आपको perceive करा होगा उसकी perception different हो जाएगी. Factors in the perceiver. Being a manager, consider yourself being a manager. क्या क्या आप जब आप किसी को perceive करते हैं, किसी object को किसी person को, ऐसे कौन सी personal characteristics होती हैं जो आपको influence करती हैं? उसमें आपकी पर्सनल ट्रेट्स में फॉर एग्जांपल आपकी नॉलेज बेस भी आ जाती है, आपका कल्चरल बैकग्राउंड भी आ जाता है, टेस्ट भी आ जाता है, प्रेफरेंसेस भी आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर जिस तरह हमने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है वो सारी अपनी रोल प्ले करती हैं. फॉर एग्जांपल एटीट्यूड के बारे में, व्हाट इज योर ओन सेल्फ ओन एटीट्यूड? Your attitude is a positive, your attitude is a negative, your attitude is some rush attitude or your attitude is a cooperative attitude, right? अगर आप aggressive हैं तो आप कोशिश करेंगे दूसरे लोगों को भी उसी एंगल में देखने की. अगर वो aggressively काम नहीं कर रहे हैं, काम को उस expectation आपकी expectation से के तौर पे के हिसाब से आपकी expectation के हिसाब से वो perform नहीं करेंगे, तो if you are a work loving person and some person who is working just to complete the target, तो आप उसको perceive करेंगे कि ये सिर्फ काम सिर्फ मुकम्मल करना जानता है, काम को अच्छे तरीके से करना नहीं जानता है. आप अगर अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो नेचुरली आप दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो किस तरीके से रिजॉल्व की जा सकती है. मोटिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी की स्किल डेवलप करना, तो आपका एटीट्यूड भी उसी हिसाब से होगा और आप नेचुरली परसीव भी उसी तरीके से करेंगे, किसी के बारे में परसेप्शन भी वही बनाएंगे. अगर फॉर एग्जांपल किसी की शॉर्टकमिंग है वर्किंग आउटपुट में, तो यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम रादर देन ह्यूमिलेट हिम. तो ये डिपेंड करता है आपके मोटिव्स पे कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है. आपकी ऑब्जेक्टिव अगर वर्कर्स स्किल डेवलपमेंट है तो आपकी जो परसेप्शन है इंडिविजुअल के बारे में या किसी वर्कर के बारे में वो डिफरेंट हो जाएगी. आप उससे ये अंदाजा अखज़ करेंगे कि इसको कुछ स्किल शॉर्टेज है जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है. इंटरेस्ट, अगर आपकी प्रायोरिटी के वो है और आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो नेचुरली योर एटीट्यूड विल कम इनटू प्ले. Your response, your behavior will be changed towards that person. You will start cooperating with him, you will start teaching him, you will start guiding him. अगर वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से अगर कोई वर्कर काम नहीं कर रहा है तो नेचुरली योर बिहेवियर, योर परसेप्शन अबाउट दैट इंडिविजुअल विल बी चेंज्ड. Experience, when you are experienced enough as compared to your worker, it also gives you a different perception of the workers. अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप वर्कर की परसेप्शन ये लेंगे, आप उसको sometime it happens कि you will start believing that he is a skill short person, he doesn't know anything. You will start behaving in a different way to that particular person, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे इन्फ्लुएंस करता है. इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस जो है, आप जब एक्सपेक्टेशन, उसके बाद आ जाती है एक्सपेक्टेशंस. अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस किसी वर्कर के बारे में बहुत हाई हैं कि ही इज प्रोडक्टिव, तो नेचुरली योर परसेप्शन अबाउट गेटिंग थिंग्स डन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वर्कर्स. सो दीज आर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस तरह मैंने बताया, एटीट्यूड्स, मोटिव्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशंस of your own self have a lot of impact on your perceptions about anyone else, about an object. Now, the characteristics of the object itself has a lot of role to develop your perception as well. अब हम target के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप perception develop करते हो. For example, he is a novel. उसके अंदर जिस तरह factors की बात अगर हम करें तो वो कौन से factors हैं? That is novelty, motion, sound, साइज, बैकग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी एंड सिमिलरिटी. ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इन बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स की वजह से उस आपकी परसेप्शन पे भी इम्पैक्ट आता है.
आपकी परसेप्शन भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल यूनिकनेस, नोवेलिटी, अगर वर्कर अक्रॉस द प्लान, अक्रॉस द फ्लोर अगर एक टारगेट अचीव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो उनका गिवन टारगेट है लाइक 40 पीसेस पर डे, और एक वर्कर उसमें से अगर 60 पीसेस बना रहा है, तो नेचुरली इट इज अ यूनिक, और उसकी परसेप्शन, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ इंक्रीज्ड हाई output and productivity will have a positive impact on your perceptions. You will start believing that he is a very good productive person. इसी तरह मोशन है, अगर वर्क सेटिंग में, अगर वर्क प्लेस में अगर आप नोटिस करते हैं, because like for example there are many workers working on the floors and your attention will draw to that person who is actually moving a lot. वो अपनी वर्क स्टेशन बार बार छोड़ रहा है, कहीं वॉशरूम जा रहा है, कहीं और जगह पे जा रहा है, कभी किसी वर्कर से बात कर रहा है, तो it will draw your attention and you will develop a perception accordingly. तो आप उसके बारे में क्या परसेप्शन डेवलप करेंगे कि he is avoiding the work, he is not up to the mark and he is not actually serious about his work. तो ये एक परसेप्शन आपकी डेवलप हो सकती है। साउंड्स, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल आप कोई मीटिंग कर रहे हो और मीटिंग के दौरान बार बार कोई चीज आपको साउंड क्रिएट कर रही है, पीछे से कोई साउंड आ रहा है, किसी पंखे की आवाज आ रही है, किसी आदमी की आवाज आ रही है, तो इट विल आल्सो ड्रॉ योर अटेंशन, राइट, एंड योर परसेप्शन विल आल्सो बी इंक्रीज कि भाई ये साउंड किस चीज का है। You will try to perceive things, you try to interpret and give a meaning to that particular sound, कि ये साउंड किस चीज का है, किसी आदमी का है, किसी चीज का है, किसी जानवर का है, और अगर वो साउंड आ रहा है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। अगर वो गपशप की साउंड है, मस्ती मजाक की साउंड है, तो you will have a different perception about that particular object or person. फिर आ जाता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के बारे में, अक्सर हम कहते हैं कि लाइक एशियंस जो हैं वो थोड़े से, अगर हम बात करें कॉमन अंडरस्टैंडिंग के एशियंस के बारे में, दे आर ट्रेडिशनल पीपल एंड हैव अ लेस क्रिएटिव माइंड और एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न साइड। सो दिस इज अगेन अ बैकग्राउंड। आप किस बैकग्राउंड से जो है ताल्लुक रखते हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। अगर हम सिंपली कहें मुख्तलिफ कम्युनिटी के साथ जो है मुख्तलिफ चीजें जो है कनोट की जाती हैं कि वो किस तरीके से जो है कनोट की जाती हैं, कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जिस तरह सरदार जी के बारे में कहते हैं, दे आर वेरी लॉयल एंड दे आर वेरी सिंसियर, और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम बैकग्राउंड समझते हैं कि लाइक जापानीज हैं, दे आर वेरी मच वर्कोलिक काइंड ऑफ पीपल, दे लव टू वर्क। और अगर इसी तरीके से हम सऊदीज की बात करें तो they are least work loving people, they try to command and control and try to get their work done from different people. So ये मुख्तलिफ बैकग्राउंड है जिसकी वजह से आप किसी के बारे में भी परसेप्शन डेवलप कर सकते हैं। इसी तरीके से जोग्राफिकल जो बैकग्राउंड है वो भी इम्पैक्ट आता है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही हम बात करेंगे, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एंड देन गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, have a different geographical backgrounds, and हर geographically background से ताल्लुक रखने वाले शख्स का या अशखास का डिफरेंट एक परसेप्शन है, कि पंजाब में रहने वालों का डिफरेंट परसेप्शन है, सिंध में रहने वालों का डिफरेंट परसेप्शन है, बलूचिस्तान में रहने वालों का डिफरेंट परसेप्शन है। तो ये डिफरेंट बैकग्राउंड जो है वो भी इम्पैक्ट करता है किसी की परसेप्शन डेवलपमेंट में। प्रॉक्सिमिटी, कौन सी लोकेलिटी और कौन सी सिचुएशन में है, वो भी बड़ा इम्पैक्ट आता है इसका। सिमिलरिटीज, उसमें ये भी हम कोशिश करते हैं जब हम किसी के बारे में परसेप्शंस डेवलप करते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि हम थोड़ा सा रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर सिमिलरिटीज क्या है या उसके अंदर कंट्रास्ट क्या है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। हम कोशिश करते हैं कि अगर दो लोगों के बीच में अगर हम जजमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या किसी को जज करने की कोशिश करते हैं, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सिमिलरिटीज उसमें क्या है और उसके कंट्रास्ट क्या है। तो लिहाजा on those grounds we make a different judgment or a perceptions. Move further. Our perception and judgment of others is significantly influenced by our assumptions of other person's internal state. हम जिसके बारे में परसेप्शन बनाते हैं या परसीव करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी शख्स को,
तो हम बेसिकली कोशिश कर रहे होते हैं, हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं थ्रू अवर सेंसरी सेंसेस कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो जो काम कर रहा है उसके पीछे वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं और मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे इसकी अपनी पर्सनल चीजें जो हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इंगेज्ड हैं, या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो वर्क सेटिंग्स है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसके ऊपर असरअंदाज हुआ है. वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई or give a cause to the particular response, or different reactions and different behaviors of the individuals. Just like when individuals observe behavior, they attempt to determine whether it is internally or externally caused. हम किसी के बारे में जब हम जज कर रहे होते हैं तो हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, इंडिविजुअल के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है उसके ऊपर असरअंदाज हुआ है जिसकी वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है. इंटरनल कॉजेज आर अंडर पर्सनल कंट्रोल, पर्सन्स कंट्रोल. एक्सटर्नल कॉजेज आर नॉट अंडर पर्सन्स कंट्रोल. अब इसकी एग्जांपल ले लें. फॉर एग्जांपल, एक ऑफिस में एक वर्कर जो है मुसलसल रेगुलर और पंक्चुअल है, और इवेंचुअली हफ्ते में, महीने में कभी इत्तेफाक से वो लेट हो गया, तो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे उसके बिहेवियर को कि ये रूटीन बिहेवियर उसका, दिस इज एन काइंड ऑफ एन हैबिट, और दिस इज अ काइंड ऑफ इंसिडेंट और एक इवेंचुअलिटी इवेंट है जो रूनुमा हुआ है और वो इत्तेफाक से लेट हुआ है. हम कोशिश करते हैं, मालूमात लेते हैं आप लेट क्यों है, क्यों, क्या वजह बनी, तो वो समटाइम्स आपको बताता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन. ठीक है जी, मैं लेट पहुंचा, या मुझे आज मेरे घर में फैमिली में किसी की तबीयत खराब थी तो मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ा चेकअप करवाने के लिए. जब इस तरह का कोई रीजन हो और उसका पीछे बैकग्राउंड अगर ऐसा हो कि वो पंक्चुअल भी रहा हो और रीजन उसका बिल्कुल डिफरेंट हो, तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, उससे ये परसेप्शन लगाते हैं कि ये जो आज लेट हुआ है ये इसकी मजबूरी थी, और इस मजबूरी थी और वो मजबूरी इसके कंट्रोल में नहीं थी. दिस इज समथिंग आउट ऑफ कंट्रोल. तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ एन इंसिडेंट व्हिच नेवर हैपेंस एवर अगेन, एवर बिफोर, और ये इत्तेफाक है जो इत्तेफाक से वो लेट हुआ है. और फिर हम कोशिश करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आया वो हफ्ते में हर मंडे के दिन लेट आता है, या हफ्ते में पहले 3 दिन वो लेट आता है, या पहले आखिरी 3 दिन वो जल्दी चला जाता है. तो हम टेंडेंसी और फ्रीक्वेंसी को हम कोशिश करते हैं, अगर वो हमें कंसिस्टेंस नजर आता है कि हमेशा वो हफ्ते में 3 दिन शुरू के लेट ही आता है, तो हम उससे ये इंटरप्रेट करते हैं कि ये डेलिब्रेट है, ये प्लान्ड है, और ये इसकी जाती वजूहात की वजह से, जाती अपनी वजूहात की वजह से, या सुबह वो उठते क्योंकि संडे नाइट होता है, कहीं पार्टी कर रहा होता है, कहीं शादी में गया होगा, किसी इवेंट में गया होगा जिसकी वजह से वो लेट हो जाता है, या कोई और इवेंट्स करता है जिसकी वजह से वो अपने टाइम पे नहीं पहुंच पाता, तो हम उससे अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ पर्सन्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके अपने कंट्रोल में थे, जिसकी वजह से वो लेट हो रहा है, और उसकी जिम्मेदारी जो है हम उसके वर्कर्स के ऊपर ही या वर्कर के ऊपर ही लगाते हैं. अगर इवेंचुअलिटी होती है तो हम कहते हैं कि ये ऐसी किसी वजह से लेट हुआ है और वो वजह इसके कंट्रोल में नहीं है. तो हम इंटरनल कॉजेस का मतलब ये है जो किसी इंडिविजुअल की अपने पर्सनल कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल में अगर कोई वजह है तो हम उसको इंटरनल कॉजेशन कहते हैं. External causation means which is something out of control of an individual approach or reach. Causation judged through distinctiveness, consensus and consistency. अब इसको थोड़ा समझ, जिस तरह अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया, distinctiveness shows different behaviors in different situations, right? कि एक डिफरेंट सिचुएशन थी, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी बताया कि वर्कर अचानक से लेट हुआ और मालूम करने में पता चला मैनेजर को कि वो लेट इस वजह से हुआ क्योंकि उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई और he was supposed to reach to the hospital for some medical checkup or medical emergency, whatever the situation may be. So it's a different situations. तो हम उसके अंदर ये distinctiveness identify हो गई कि otherwise he used to remain punctual, but it is something a different situation. Because of that particular different situation, he came late to the office. Consensus, response is the same as others to same situations. और फिर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल कोई घर में मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो लिहाजा दूसरे लोग भी इसी तरीके से लेट पहुंचते हैं, या जब भी इसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है ये तभी लेट होता है. ये हम कोशिश करते हैं कंसेंसस डेवलप करने की.
अगर उसमें ये आइडेंटिफाई होता है, हाँ कभी खुदा ना खासा वैसे ये लेट नहीं होता है वर्कर, लेकिन जब ये लेट होता है कोई ना कोई इसकी इमरजेंसी होती है, तो वो कंसेंसस डेवलप हो जाता है कि हाँ whenever he comes late means there is a some problem in his family back in home, जिसकी वजह से ये आज लेट हुआ है, अदरवाइज ये लेट नहीं हुआ। तो एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है, कंटिन्यूटी नजर आ रही है उस सिचुएशन में कि हाँ ये जब इमरजेंसी होती है तभी लेट होता है, अदरवाइज लेट नहीं होता है। तो जब भी कंसिस्टेंसी आए हो तो इसका मतलब ये जो है हम रिलेट करेंगे कि ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ है। अगर वो कंसेंसस कम हो कि हम ये मालूम, हमें ये पता चले कि ऐसी ऐसी बात नहीं, जब भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो ये हमेशा लेट नहीं होता है, टाइम पे भी आ जाता है, और कंसेंसस नजर आए तो उसके अंदर कंसेंसस डेवलप नजर नहीं आता हो, तो इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं, इंटरप्रेट करते हैं या परसेप्शन डेवलप करते हैं कि ये इसकी जाती नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। कंसिस्टेंसी रिस्पॉन्ड इन द सेम वे ओवर टाइम, जैसा मैंने अभी बताया कि जब भी इसके घर में मेडिकल इमरजेंसी होती है किसी वर्कर के, वो वर्कर हमेशा ही लेट पहुंचता है, वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है, वॉट एवर द केस में भी अगर उसके अंदर कंसिस्टेंस आ जाता है तो उससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये जब भी मजबूरी होती है तभी ये लेट पहुंचता है। जिस तरह एक चार्ट दिखाया गया है एलिमेंट्स ऑफ अथॉरिटी, अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ऑब्जर्वेशंस, इंडिविजुअल बिहेवियर्स, ऑब्जर्वेशन हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, फिर एट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, उसको लिंक अप करने की कोशिश करते हैं, एट्रीब्यूशन ऑफ कॉज। ऑब्जर्वेशन में हम इंडिविजुअल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जब हम डिस्टिंक्टिवनेस अगर उसकी हाई हो, अगर समथिंग एक्सेप्शनल हो, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, समथिंग यूनिक हुआ हो, तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं या एट्रीब्यूट करते हैं कि ये जो भी इवेंट हुआ है, जो भी लेटनेस हो रही है वर्कर की, ये बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर हुआ है। आते हुए उसकी मोटरसाइकिल या गाड़ी खराब हो गई, ट्रैफिक जाम थी, या वहां पे रोड ब्लॉकेट थी, वॉट एवर द केस में बी, अगर उसके अंदर यूनिकनेस हो बिटवीन हिज डिफरेंट एटीट्यूड एंड बिहेवियर एंड इट इज रेटिंग हाई, we call it external causation, or we will interpret, we will perceive that the person or a worker came late because of external causes, external factors that is beyond his own control. अगर उसके अंदर यूनिकनेस नहीं है तो हम इंटरप्रेट करेंगे इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल नेग्लिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल, ही यूज्ड टू जो है ही यूज्ड टू कम लेट बिकॉज ऑफ हिज ओन सल्गिशनेस और ऑन वीकनेस, ऑन मिस्टेक्स, और वो सुबह उठते हुए कोई प्रॉब्लम हो जाती तो यहाँ पे आके एक्सक्यूजेस देता है कि वो बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो है वो लेट हो गया। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया अगर वो मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो मेडिकल इमरजेंसी में हमेशा ही लेट हो, लेकिन अगर उसके अंदर डिस्टिंक्टिवनेस आ जाती है कि अक्सर वो आके ये कहता है कि नहीं मेरी मेडिकल इमरजेंसी बट स्टिल ही इज ऑन अ टाइम, तो हम उसके अंदर परसेप्शन हमारी डेवलप होती है कि ही इज अ नेग्लिजेंट पर्सन। जिस तरह मैंने बताया परसेप्शन इज ग्रेटर देन द रियलिटी, इसके अंदर ये मुमकिन है कि जिस दिन वो आपको एक्सक्यूज दे रहा हो और वो जेन्युइन हो, लेकिन क्योंकि उसका बिहेवियर जो पास बिहेवियर रिकॉर्ड रहा है वो डिस्टिंक्टिव रहा है, और हमने ये भी देखा है कि जब भी मेडिकल इमरजेंसी होती है वो फिर भी टाइम पे पहुंचता है, लेकिन आज अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई उसके अंदर डिस्टिंक्टिवनेस अगर ज्यादा है, लाइक वो यूनिक हो जाता है, तो फिर वो हाई, लाइक हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल कॉजेस। और उसके अंदर डिस्टिंक्टिवनेस अगर लो हो और यूनिक ना हो, जब भी आया और आके हमें यही कहे कि वो मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई यूनिक बिहेवियर नजर नहीं आया, और उसकी जो कॉजेशन हम देंगे वो लो देंगे और हम कहेंगे इसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। कंसेंसस मतलब उसके अंदर अगर ज्यादा कंसेंसस होगा, जिस तरह मैंने बताया कि जब भी उसके अंदर मेडिकल जो कंडीशन होगी और उसका कंसेंसस हाई होगा तो हम उसको एक्सटर्नल काज ही देंगे, और हम उसको कंपेयर करते हैं अदर पीपल के साथ। अगर कोई आके ये कहता है वर्कर के मैं कोरंगी से आता हूँ और कोरंगी के रास्ते में जो है वो ऐसी ब्रिज पे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक कंजेशन थी, तो हम उसमें ये कोशिश करेंगे कि अगर रिलेवेंट पीपल और बाकी लोग वर्कर उसी रूट से आते हैं और अगर वो भी लेट होते हैं, तो हम उसके अंदर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि हाँ वाकई ये कंसेंसस डेवलप हो रहा है, बाकी लोग जो उस रूट से आते हैं वो भी जो है लेट हुए हैं, तो हम बात कहेंगे, हम ये परसीव करेंगे कि ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो लेट हुआ है। अगर वो उसी रूट से बाकी लोग अगर टाइम पे पहुंच जाते हैं तो हम कहेंगे ये इसकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। अगर कंसिस्टेंसी हम फिर ये देखेंगे वर्कर के अंदर अगर कंसिस्टेंसी हाई है और फ्रीक्वेंटली वहां उसी रूट से या कोई इस तरह की सिचुएशन हो रही है, तो हम फिर ये भी मालूम करेंगे कि अगर रूटीन में ही अगर वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, तो व्हाट इज अदर अल्टरनेटिव, राइट?
अगर वो मुसलसल बावजूद उसके कि वी हैव अ डिफरेंट अल्टरनेटिव प्लान, फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई कोई फॉर एग्जांपल जलसा है, कोई जुलूस है किसी रूट पे और उसकी मैप भी अनाउंस हुई हुई है और जहाँ पे पता भी है कि ट्रैफिक कंजेशन या यहाँ पे कहीं पे रोड जो है बन रहा है और वहाँ पे जो रोड है वो ब्लॉक है, लेकिन वो शख्स आके हमेशा यही बात कर रहा है, वर्कर आके यही एक्सक्यूज दे रहा है कि सर वहाँ पे क्योंकि रोड बन रहा है तो लिहाजा मैं वहाँ से लेट होता हूँ। तो अगर वो वहाँ पे बाकी लोग होते हैं, नजर आ जाते हैं, कंसेंसस हाई हो जाता है। लेकिन अगर इसी शख्स के ऊपर अगर ये चीज आपके अगर आप परसीव कर रहे हो तो बाकी लोग तो अल्टरनेटिव रूट पकड़ के आ जाते हैं, दूसरे डायरेक्शन से आ जाते हैं। ये बंदा जो है, ये वर्कर उसी रूट को ही एक्सक्यूज बना के बार बार हमें आके ये एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पे जो सिचुएशन है, रोड बन रहा है और उसकी वजह से मैं लेट हो रहा हूँ। तो हम उससे ये बात अज्यूम करेंगे कि ये जानबूझ के डाइवर्जन नहीं यूज कर रहा है या डाइवर्जन यूज कर रहा है, घर से लेट निकलता है, डाइवर्जन रूट जो है यूज करते हुए पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे आके क्योंकि इसको पता है कि वो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि वहाँ पे रोड बन रहा है, तो आके वो ही एक्सक्यूज दे रहा होता है टू जस्टिफाई हिज ओन यू नो mistakes and try to cover up his own mistake and explain the reasons in a justifiable manner. So ये different factors हैं जो elements हैं जो help out करते हैं किसी को किसी managers को basically किसी की perception develop करना. Fundamental attribution error, the tendency to underestimate the influence of external factors and overestimate the influence of internal factors when making judgment about the behaviors of others. We blame people first, not the situations. ये एक बड़ी कॉमन टेंडेंसी है इन द कंपनीज। जब वर्कर अगर लेट होता है तो नॉर्मली मैनेजर जो है ऑन अ वेरी फर्स्ट इंस्टेंस ही स्टार्ट बिलीविंग दैट ही इज अ नेग्लिजेंट पर्सन, राइट। जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस भी किया, वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं जिसमें आपको डिस्टिंक्टिवनेस देखनी होती है या कंसिस्टेंसी या कंसेंसस जो है ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस यू कम टू नो। बट एज एन अ टेंडेंसी, एज एन अ नॉर्मल हैबिट ऑफ द इंडिविजुअल, आई एम स्पीकिंग that whenever worker comes late, he always try to blame worker of his lateness without identifying the reasons, without giving weightage to the external factors that might be the traffic congestions and that might be some troublesome situation in his locality. There might be some different factors behind it which could have been out of his control and worker had no control at all on his different external factors जिसकी वजह से वो लेट पहुंचा। लेकिन एक कॉमन टेंडेंसी, कॉमन एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर इन द फैक्ट्रीज आर he always tried to blame individuals because वो जो internal causation है, जो factors that cause that reflects individual negligence, वो ज्यादा वेटेज उसको देते हैं, जबकि external factors जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं उसको वेटेज बहुत कम देते हैं। तो लिहाजा मैनेजर को भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, being a good perceiver, good manager, he should have some ability and competence to identify the reasons ताकि वो बेहतर परसेप्शन किसी के बारे में बना सके और फिर डिसीजन ले सके। Self-serving bias, the tendency for individual to attribute their own success to internal factors while putting the blame for failures on external factors. अक्सर जब हम परसेप्शन जो होती है लाइक एक सेल्फ सर्विंग बायसनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोजेक्ट अचीवमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कोई टास्क है, कोई मैनेजर जो है मुख्तलिफ टीम सेटिंग्स बनाता है और अगर उस टीम के रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं और वो उसके अंदर टारगेट लाइन और डेडलाइन अचीव हो जाती है और प्रोडक्ट आउटपुट जो है, प्रोडक्ट रिजल्ट जो है वो बड़े अच्छे आ जाते हैं, तो अक्सर एक टेंडेंसी होती है सेल्फ सर्विंग बायस की। वो मैनेजर विक्टिमाइज होते हैं उस टेंडेंसी के। वो जब भी इस तरह की कोई अचीवमेंट होती है, दे ट्राई टू स्टील द क्रेडिट, दे ट्राई टू सेटिस्फाई देयर ओन सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट। वो ये समझते हैं कि ये जो कामयाबी है ये उनकी वजह से हुआ है, और खुदा ना खासा अगर कोई प्रोडक्ट फेलियर हो जाता है, कोई प्रोडक्शन लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, दे ट्राई टू ब्लेम वर्कर्स और द डाउन द पीपल। अगर फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, काम करता रहा है और एक प्लांट के अंदर मुख्तलिफ वर्कर्स काम कर रहे हैं और उसके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, तो मैनेजर सेज इट इज बिकॉज ऑफ माय गाइडेंस, कोचिंग एंड different direction, workers are able to achieve the targets, and because he has been able to maintain the plant or machinery in a very good working conditions. But when it happens, the machines break down, the manager used to blame the workers कि इसने वर्क सेटिंग्स को डिस्टर्ब किया है, इसने सही तरीके से ऑपरेट नहीं किया है,
इसने इसको मिसहैंडल किया है, तो ही ट्राई टू ट्रांसफर द ब्लेम टू अदर्स और वर्कर्स, यू नो, और अपने जो क्रेडिट, जो सक्सेस होगा वो अपने को एट्रीब्यूट करेगा, अपने आप को क्रेडिट देगा, और अगर कोई फेल्यूर होगा तो वो एट्रीब्यूट या ब्लेम करेगा वर्कर्स को। तो देखो, ये जो है सिचुएशन किसी भी एक इंडिविजुअल मैनेजर्स के लिए मुनासिब नहीं है व्हेन ही इज सुपरवाइजिंग द वर्कर्स, बिकॉज इससे बहुत सारे और फैक्टर्स और प्रॉब्लम्स होते हैं, डिमोटिवेशन हो जाती है, और टारगेट्स जो हैं वो अचीव नहीं होते हैं, और प्लस में रिसेंटमेंट क्रिएट हो जाती है। सो आगे बढ़ते हैं। रैशनल डिसीजन मेकिंग, इन हालात में कुछ मॉडल्स हैं जो बताए गए हैं कि क्या क्या ऐसे मॉडल्स हो हैं, जिस तरह ये बताया गया है कि लाइक डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग मॉडल्स क्या होते हैं। रेशनल डिसीजन मेकिंग क्या है? द परफेक्ट वर्ल्ड मॉडल assumes complete information, all options known and maximum payoff. रेशनल मॉडल का मतलब ये है कि बेनिफिट फॉर ऑल मींस गुड फॉर ऑल। A 6-step decision making process. Define the problem. अब rational decision making model क्या है? इसका मतलब ये है कि without emotional attachment, emotional involvement or involvement of individual behaviors, personal characteristics that may influence the decision process, उसको काउंटर करने के लिए रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि कोई भी मैनेजर or a decision maker should avoid their personal influence or behavior or characteristics uh, to be influenced on the different decision making process, right? Rational decision making जो process है वो always support to the model which is working in the best interest and interest of the organization and interest of the all stakeholders. This is a rational decision making models, and in this model managers used to make a decisions which is beyond his personal emotional attachment, beyond his or her personal preferences and choices. It is something based on the facts and figures that actually attributed for the maximum benefit of the organization and the concerned stakeholders. उसका प्रोसेस क्या है? पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम, we try to formulate the problem, what is the problem, and try to identify the actual facets or facts of the grounds, facts of the problem, the nature and the opportunity, whatever the case may be. We will try to develop a decision criteria, right? Means when you identify your problem, you will try to identify the criteria. Okay, what will be the criteria? Based on those criteria, decision will be taken, right? Maybe like some sort of incentive, if you are planning to inject some sort of incentive in a sales push up or sales generation, right? If you want to discontinue a product line, अगेन उसके अंदर भी जो है वो डिसीजन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास आता है तो हम उस प्रोडक्ट लाइन को या प्रोडक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रोडक्ट एक्सपेंशन के डिसीजन भी इसी के ऊपर हो सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजर्स के हवाले से बात करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है, टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे प्रोडक्शन साइड पे, वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया, वी ट्राई टू डेवलप द क्राइटेरिया कि किन क्राइटेरियाज में जो है हम कौन से वर्कर्स आ रहे हैं, उसमें हायरिंग भी आती है कि अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के क्राइटेरियाज क्या होंगे। दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज, मींस मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स टू मेक अ डिसीजंस। दीज आर द क्राइटेरियाज। allocate ways to criteria. If you have developed multiple criterias, right? अगर एक से ज्यादा कोई क्राइटेरिया आपने डेवलप किया है किसी भी डिसीजन के लिए, कि फॉर एग्जांपल अगर these are criteria A, criteria B, criteria C, criteria D are satisfied, then we will be make a decision. But before that you have to allocate the weightage. अब आपने different criteria किया, फॉर एग्जांपल ethical decision making है, person training and development है, प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, एंड फिर सस्टेनेबिलिटी है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है। ये दीज आर द डिफरेंट criteria that you may set to take a decision with respect to your production and operation or whatever the case may be. So you have to give a weightage to the different criteria कि सबसे पहले priority आप कौन सी चीज को देंगे।
Like for example, if you are putting a greater emphasis on the environment, you have to give a higher weightage to the environment, कि आप जो है कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे जो environmental hazardous हो. You will give a more percentage than other factors or criteria than as compared to the environmental aspects, right? कोई ऐसी प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज आप नहीं डेवलप करेंगे जो इसकी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के दौरान उसके जो it can impact on the environment negatively. So it depends upon the criteria that actually you set in to make a decisions. Develop alternatives. You have to develop different alternatives, right? कि अगर आपने for example different criteria set कर लिया, now you have to find out different alternatives. कि for example अगर आपने एक conclude करने की कोशिश की कि like this is our alternative option, but you have to work it more and you have to try to identify a couple of solutions, couple of alternatives, because it is likely happen अगर आप एक immediate solution पे अगर focus करेंगे या over focus करेंगे, it is likely that you miss another opportunity to find out of best solutions, right? So it is very important to you have to work beyond your comfort zone. You have to come out of your comfort zone and try to identify as much as possible different alternatives to a particular problem, ताकि आप उसको अगर एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से अगर आप सॉल्व कर रहे हो उसकी कॉन्सिक्वेंसली कोई डिफरेंट इम्पैक्ट्स आ रहे हैं तो यू विल बी मच मोर इन अ गुड कन्वीनियंट पोजीशन कि आप उसको फिर कैटर कर सके, एड्रेस कर सके. इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स आप उसको देखेंगे, कॉज एंड इफेक्ट देखेंगे, ट्राई टू आइडेंटिफाई, यू ट्राई टू डेवलप डिफरेंट मॉडलिंग जिसमें हम सिमुलेशन मॉडलिंग भी कर रहे होते हैं. हम उसको कॉज एंड इफेक्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, क्या क्या उसके फवायद और क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं किसी भी एक अल्टरनेटिव्स के, उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. जो अगर हमने आइडेंटिफाई किया जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है उसके नेगेटिव या प्रो जो उसके कॉन्स है, हम उसको कोशिश करते हैं किसी तरीके से मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम जो है बेनिफिट हो स्टेक होल्डर्स का. Select best alternatives among all when you come to conclude that this is the only option that is best suited in a situations, तो आप उस best alternative को select करेंगे. Boundary reality जिस तरह हमने discuss किया, the real world model seeks satisfactory and sufficient solution from limited data and alternatives. Why limited data? People will respond to complex problem by reducing it to a level they can understand. We construct simplified models. Boundary reality का मतलब ये है कि when we work out, it's a tendency of a different, जिस तरह मैंने बताया कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैटर करती है, बैकग्राउंड मैटर करता है, एजुकेशन लेवल मैटर करती है, इंटेलेक्चुअल लेवल मैटर करती है इंडिविजुअल की कि किसी उनकी अप्रोच में कि किस तरीके से जो है वो डिसीजन लेते हैं. फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में फ़र्क इतना है मैनेजर्स में कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि रीजंस क्या है. दे आल्सो गो बैक टू द ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम, right? They try to identify the cause and effect of the situation and they identify the causes, right? Asian countries manager क्या होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होते हैं they try to adjust their work settings according to the situation or according to the problem. वो कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ alternatives यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो जो भी उनको फर्स्ट अल्टरनेटिव जो मौजूद नजर आता है, जो उनको मिल जाता है, जिसके थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो वो वहीं रुक जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है अब इससे काम हो गया, ऐसे प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो गई, सो अडॉप्ट इट. दे ट्राई टू चेज अप द सिचुएशन, राइट? They do not, they stop working beyond that particular alternative. They are likely to search more options because कि उनके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मे बी द रिसोर्सेज, मे बी द इंफॉर्मेशन, मे बी द डिफरेंट फैक्टर्स दैट मे कम इनटू प्ले. Because of available information that they have, they make a decision on that particular information. They do not leave their comfort zone to search more options, to explore more things which might be which might create more opportunity for them to create to select to find out some more best alternative solution for a problem. So this is a tendency, again, as I said, these are different situations that actually have an impact on your decision making process. So boundary related kind of a thing where managers try to make a decision on a first available information or information that is available to him to resolve the problem at a satisfying level.
Intuition, a non-conscious process created from distilled experience that results in quick decisions, relies on holistic association, is fast, affectively charged, engaging the emotions, form of a reasoning that is based on years of experience and expertise, right? इंट्यूशन बेसिकली अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है मुख्तलिफ मैनेजर जो है डिसीजन ले रहे होते हैं इंट्यूशन कैसे प्ले करता है रोल फॉर एग्जांपल अगर प्रॉब्लम आता है इफ देयर इज अ सुपरवाइजर if workers encounter with the machine problem and all that and without going into the research or identifying different problem or formulate a problem and try to different identify different alternatives he try to use his intuitions right कि पहले भी अगर इस तरीके से अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है इस तरह पहले भी मशीन हुई थी फॉर एग्जांपल किसी की चेन टूट गई है कोई मशीन शाफ्ट टूट गई है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर किसी में कोई डेविएशन आ जाती है प्रोडक्ट डिजाइन में या उसकी वर्क सेटिंग्स आउट हो जाती हैं तो सुपरवाइजर जो है इंट्यूशन यूज करता है कि अगर वो पहले उसको एक्सपीरियंस है इसी चीज का तो ही ट्राई टू कंक्लूड कि वो जो है इस वजह से ही ये प्रॉब्लम हुई वो एक वजह को कनोटेट करने की कोशिश करता है रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करता है कि ये जब प्रॉब्लम हुई है तो उसके पीछे वजह ये होगी एंड दिस इज वी कॉल इंट्यूशन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इससे फायदा ये होता है कि टाइम बच जाता है बिकॉज ऑफ गोइंग इनटू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑल दैट जरूर नहीं हर मतलब उसका इंट्यूशन प्ले करे बट इंट्यूशन हैज अ ग्रेट impact on it provided if it is supported with the experience इंट्यूशन कोई भी irrelevant पर्सन नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्शन ऑपरेटर है प्रोडक्शन सुपरवाइजर है he can use intuition because he has already worked on that work settings he has an experience he has an expertise knowledge technical sound बट अगर वही उसी जगह के लिए उसी प्रॉब्लम के लिए अगर आप मार्केटिंग से किसी सुपरवाइजर को बुलवाएंगे किसी मैनेजर को बुलवाएंगे he won't be able to use his intuition because he doesn't have a work experience and expertise of that handling a problem so this is very important when a person or a manager applying an intuition and solving the problem then in that case he must have to have some experience and expertise of the problem of handling a problem बायसेस क्या हैं लाइक बायसेस और एरर्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जब एक इंडिविजुअल सुपरवाइजर और मैनेजर डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है कि कौन से ऐसे बायसेस होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ओवर कॉन्फिडेंस समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोग मार खा जाते हैं अक्सर मैंने आपको बताया पिछले एग्जांपल में भी मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि अगर वक्त एक्सीडेंट होते हैं अगर किसी प्रोडक्शन ऑपरेशन में किसी प्लांट में एक्सीडेंट रेशो ज्यादा है तो ये सर्वे भी है रिसर्च भी है कि अक्सर जो है वर्कर वहां पे जो मशीन ऑपरेटर है जो ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और उन्हीं के ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह ये है कि बिकॉज दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टीज इन ऑपरेटिंग अ पर्टिकुलर मशीन दे टेंड्स टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट वो ये समझते हैं कि उनसे ज्यादा अब कोई जानता नहीं है दे हैव एवरीथिंग गॉट ऑन देयर फिंगर टिप्स एंड दे कैन हैंडल एवरी सिचुएशन वेरी वेल सो दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस दैट नॉर्मली इम्पैक्ट्स ये मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसके एरर्स होते हैं तो फिर वो इस तरह का कोई डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से वो जो है किसी नुकसान किसी एक्सीडेंट का बायस बन जाती है वो वजह इसके अलावा अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव में बात करें प्रोडक्ट लॉन्चिंग का फेज है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर है ही हैज वर्क इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड ही इज बीन गिवन a task to launch a new product and without going into the information base information farm is down the line stuff he makes his institutions or he make a decision based on his experience in the past and he recommends some sort of a thing or a product based on his own experience sometime वो rebuttal हो जाता है और product वो fail हो जाती है so that also because of the overconfidence of the particular salesman because he has given a least attention to the information given by the down the line and the big reason behind the situation is that situation might have changed altogether as compared to the current situation and the situation which he used to work in the past so situation change हो गई experience change हो गया लोगों के कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं लर्निंग चेंज हो जाती है जिसकी वजह से सारी चीजें चेंज हो सकती हैं तो लिहाजा ये कॉमन एरर है व्हेन वी मेक अ डिसीजन पीपल टेंड्स टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंस तो उसको अवॉइड करना चाहिए एंकरिंग बायस व्हाट इज इट यूजिंग
early first received information is the basis for making subsequent judgment. एंकरिंग बायस क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम वर्क एनवायरनमेंट की बात करें कि अगर एक बॉस है, एक मैनेजर है और दो वर्कर हैं आपस में झगड़ रहे हैं, तो जो फर्स्ट वर्कर जाके वहां पे अगर वो पहली इंफॉर्मेशन दे रहा होता है तो उसकी जो है इंफॉर्मेशन ज्यादा इम्पैक्ट डेवलप करती है और उसकी परसेप्शन चेंज कर देती है मैनेजर की, और डिसीजन मेकिंग में अगर जो फेवर मिलती है वो उस शख्स को मिलती है, उस वर्कर को मिलती है जिसने पहले रिपोर्ट किया। ये होना नहीं चाहिए आइडियली स्पीकिंग। मैनेजर शुड बी साउंड वाइज इनफ कि वो इन चीजों की डिटेल्स में जाए, बट फैक्ट ऑफ द डे इज दैट इट इज एन एरर दैट यूजुअली मैनेजर मेक्स व्हाइल मेकिंग अ परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग। तो जो शख्स पहले जाके कंप्लेन करता है किसी दूसरे वर्कर्स की, तो वो बेसिकली उसकी बात पे ज्यादा ध्यान मैनेजर देता है। और इसी इनफैक्ट और लोकल जुडिशरी सिस्टम में अगर हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन एफआईआर की बात करें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहते हैं, अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसने जाके पहले एफआईआर कटवा दी तो सुनवाई भी उसी की ज्यादा होगी क्योंकि इंफॉर्मेशन पहले उसने दी और उसकी बात का असर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन हु हैज काउंटर एफआईआर कटवा दी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जो इम्पैक्ट आता है तो पहले जिसने रिपोर्ट किया होता है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है उसी पे मैनेजर डिसीजन कर लेते हैं और दिस इज एन एरर पीपल मैनेजर शुड अवॉइड इट। कंफर्मेशन बायस, सेलेक्टिंग एंड यूजिंग ओनली फैक्ट्स दैट सपोर्ट अवर डिसीजन। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर जो है एक डिसीजन ले लेता है और वो कहता है कि एक अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस वो समझता है कि ये प्रोडक्ट जो है कामयाब होगी। फॉर एग्जांपल टेटले वाज अ ब्रांड व्हिच वाज लॉन्च्ड के जो है मार्केट में वो बड़ा धूम मचा देगा और सब बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंटली उसके अंदर जो मेन रीजन आइडेंटिफाई हुआ उसके फेलियर का कि उसका जो कलर है, ब्रांडिंग जो थी वो बड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि लोगों का जो कल्चर जो टेस्ट डेवलप हो गया था, लोगों का जो प्रेफरेंस डेवलप हो गया था। अक्सर चाय की डिब्बी अगर आपने नोटिस की, जो चाय के पैकेट होते हैं वो अक्सर येलो कलर में होते हैं, जो बेसिकली चाय का कलर है, राइट। तो वो येलो कलर में अक्सर पैकिंग होती है, लेकिन टेटले ने उसको डिफरेंट कलर ब्लू कलर में उसको लॉन्च किया था, जो बड़ा फेल हो गया। ये प्रोडक्ट जो है वो इतनी मार्केट कैप्चर नहीं कर पाई जितनी उसको करनी चाहिए थी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, डिस्पाइट ऑफ गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द टेस्ट एंड ऑल द व्हाटएवर द केस मे बी। बट फैक्ट वाज दैट व्हेन वी आइडेंटिफाइड when research was conducted about the identifying the reasons behind the brand failure of the Tetley, reason came out कि वो जो है उसकी वजह से कलर की वजह से जो है वो फेल हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कंफर्मेशन बायस क्या था, व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, जब उसके ऊपर रिसर्च हुई, जब उसके ऊपर जाहिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई, दे ट्राई टू लॉन्च समथिंग डिफरेंट, दे ट्राई टू ब्रिंग समथिंग यूनिक इन द मार्केट। लेकिन जब वो चीज रिस्पॉन्स नहीं कर पाई, उसके बावजूद जो है वो मैनेजमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो मैनेजर उसी चीज पे स्टिक रहा कि हमें इसी ब्रांड को प्रमोट करना है, इसी ब्रांड को लॉन्च करना है। तो ये कंफर्मेशन भी आ सकती, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया है एंड दे वांट टू शेप अप द इंफॉर्मेशन इन अ वे, जो भी उनको मार्केट इंफॉर्मेशन मिल रही थी इस तरीके से शेप हो रही थी कि दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, इट विल गिव अ ग्रोथ, इट विल कैप्चर मार्केट इन कमिंग नियर फ्यूचर। इसी तरह एक दूसरा केस है, एक सुजुकी लियाना, वो सुजुकी की तरफ से लॉन्च हुई थी लेकिन इट वाज आल्सो अ फेल्यूर। और जब लॉन्च हुई थी विदाउट एनी रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च, विदाउट considering the inputs of the customer and all, but decision was taken because it was a decision imposed by the senior management, then naturally usko push up karte gaye, they invested a lot of money in branding and publicity and all, because there was a confirmation bias. They want to see this brand successful without knowing the facts that people don't like the features offered in the Lana car. तो मैनेजर अक्सर कंफर्मेशन बयास में तब चले जाते हैं जब they become so involved with the situation, they try to prove it that their decision is good and try to invest their time, money, energy and all to make it more successful. तो ये कंफर्मेशन बयास है जिसकी वजह से रिजल्ट्स और बुरे आते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं।
Availability bias, emphasizing information that is more readily at hand, recent and vivid. जो पहले अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसी पे ऊपर जो है फोकस किया जाता है. फॉर एग्जांपल अब रिसेंटली अगर हम देखें कोरोना वायरस जो है उसकी कवरेज, मार्केट कवरेज, मीडिया कैंपेन ज्यादा है, मीडिया कवरेज ज्यादा है. अब उसकी जो हलाकतें हैं, या पीआईए का प्लान अभी रिसेंटली क्रैश हुआ है, पैसेंजर प्लान, तो उसको क्यों कवरेज ज्यादा है? क्योंकि अवेलेबल इंफॉर्मेशन इसकी अब ज्यादा है, इस वक्त मीडिया कवरेज ज्यादा है, तो ज्यादा अटेंशन जो कैप्चर कर रहा है वो पीआईए का अटेंशन, पीआईए का जो प्लान क्रैश कर रहा है वो अटेंशन कैप्चर कर रहा है, या कोविड-19 की वजह से जो डेथ या कैजुअलिटीज हो रही हैं वो ज्यादा अटेंशन कैप्चर कर रहा है, बिकॉज इट इज अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन द मीडिया ऑल अराउंड अस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि जिन चीजों की अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है वो ज्यादा असरअंदाज होती है. हालांकि डेथ और कैजुअलिटीज वैसे भी हो रही हैं. अगर डेथ रेशियो देखा जाए एज कम्पेयर टू कोविड-19 एंड अदर, probably you will come to the conclusion that other diseases are more harmful and deadly as compared to the COVID-19, as far as I am concerned, as far as I am talking about the Pakistan. So there are number of people who are died every day on out of different diseases, but we nowadays rarely hear of those diseases or those or casualties. पीआईए प्लेन क्रैश है, रोड एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों की मौत होती है. अगर हम ओवरऑल एवरेज ऑन एवरेज देखें तो शायद जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें लोगों की ज्यादा मौत होती है, लेकिन प्लेन क्रैश इज समथिंग सेंसिटिव, इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ द मीडिया, सो नेचुरली वो भी पेनफुल है, लेकिन वो ज्यादातर हमारे जहनों पे हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ज्यादा जो थिंकिंग एंगल है वो चेंज हो जाती है, हमारा जो डिसीजन प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है. तो लिहाजा जिस तरह कोविड-19 के अंदर हमने देखा कि ज्यादा मीडिया अटेंशन, पीपल कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट हो गया फ्रॉम अदर थिंग्स, तो उसके अंदर जो डिसीजंस हुए हैं वो ज्यादातर इन्फ्लुएंस हुए उस मीडिया कैंपेन अवेलेबल इंफॉर्मेशन की वजह से. और बाकी इकोनॉमिक अफेयर्स देखा जाए या बाकी और अगर बीमारी के हवाले से जो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे वो उससे स्किप हो गए, वो ओवरलुक हो गए, उसके ऊपर डिसीजन नहीं हो सके. So these are the different factors, these are the errors that basically occurs while decision making process. Escalation of commitment, जिस तरह मैंने बताया, क्योंकि जिस तरह एग्जांपल दी कि अगर एक प्रोडक्ट लियाना की मैंने एग्जांपल दी और टेटलेक की मैंने एग्जांपल दी, उसमें escalation of commitment हो जाती है. Increasing commitment to a decision in spite of evidence that is wrong, that it is wrong, especially it is responsible for the decision. Perhaps they have invested too much time, resources, energy, determined to prove they were right. अब प्रॉब्लम यही है कि व्हेन नॉर्मली जब आप रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल जिस तरह आप नहीं यूज करते हो डिसीजन मेकिंग में, और व्हेन यू एंगेज योरसेल्फ, बिकॉज़ दीस आर द एरर्स दैट यू विल इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग. अब उसके अंदर एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, यू ट्राई योरसेल्फ लेवल बेस्ट टू प्रूव योर डिसीजन वाज राइट. So this is a kind of an error. Managers should avoid it. Managers should not do this, because when you do this, ultimately you are wasting more money, more time, more energy on a product or a project that is seemingly to be a failure. कुछ लोग क्या होते हैं, उनकी लीडरशिप में कुछ हाई अचीवर्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है. हाई अचीवर्स दे स्टिक टू देयर डिसीजंस. अगर हम आप लोकल पाकिस्तान गवर्नमेंट में अगर आप देखें, चाहे फेडरल में देखें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देखें, यू विल कम टू नो मेनी एग्जांपल, मेनी पीपल ऑन अ वेरी सीनियर पोजीशंस, लीडरशिप पोजीशंस, वो बाहर ऐसा लगता है कि दे हैव एंगेज, दे हैव इन्वॉल्व so much with their decision, whatever the decision they have taken, they have escalated their commitment with their own decisions, despite of the fact the ground realities are entirely altogether different. For example, when coronavirus was spreading in the Pakistan, the decision was taken कि उसको लॉकडाउन करें. अच्छा, लॉकडाउन करने के बाद एक डिसीजन ये हुआ कि भाई हमें, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी चलाना है, तो एक डिसीजन ये हो गया कि आप सब ओपन कर दें. अब प्रॉब्लम ये है कि नाउ वी हैव विटनेस्ड दैट देयर इज इंक्रीजिंग and exponential increase in the death or casualties or the spread of the coronavirus in the Pakistan. Still the government is stick to their decision that we have to continue our economic affairs, we can't lock down the whole country. So this is an escalation of commitment. They know that this is a decision that is actually going to damage our health system, our public in general. So still they are reluctant to get back their decisions. So this is escalation of commitment. When you know the outcome of your decision is seemingly wrong,
but still you are stick to it and try to prove it as a right, as an error, and people or a manager should avoid it. Ethical criteria. एथिकल डिसीजन क्राइटेरिया, जिस तरह हमने मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स पढ़े थे, एक एथिकल डिसीजन क्राइटेरिया भी है, जो है वो भी सेट करना पड़ता है। जब हमने बात की, जब आप रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल फॉर्मुलेट करेंगे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम और टू अवेल एनी अपॉर्चुनिटी, व्हेन यू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड डेवलप अ डिफरेंट डिसीजन क्राइटेरिया, तो उसके अंदर एक एथिकल डिसीजन क्राइटेरिया डेवलप करना पड़ता है to identify the level that a particular decision of an individual or organizational level has to have ethical criteria. What are those limits that they have to adopt? One of the different utilitarianism is a kind of again a decision criteria which is ethical in a way. Decision made because decision made based on solely on the outcomes. These are in utilitarianism. Normally we focus on the interest of the stakeholders. Managers or the management normally focuses the benefit of the all, including organization and the stakeholders, right? And the ideal situation is that it includes society as well, right? But sometimes it happens when kind of a decision which is taken by the management, which is in the best interest of the organization, the stakeholders, mainly investors, then they used to make a decisions जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर डाउन साइजिंग की बात होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको रिलेट करें अभी की सिचुएशन में, लाइक वी हैव अ कोविड-19 एंड बिजनेस आर गोइंग थ्रू अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशंस, एंड according to utilitarianism, it is very ethical to protect the interest of the investors and the stakeholder concerned, and try to keep their business alive. And for that reason they might come up with a decision to lay off the different people, different workers, might up to the level of 50% or greater than that. So this is again utilitarianism, where the interest of the investors and the stakeholders are protected, and laying off people in the utilitarianism is very much allowed, because it drives, it actually support the interests of the investors and the organization as a whole. Seeking the greatest good for the greatest number, right? The majority stakeholders are the investors and the organizations. Dominant method for business people. And again, जिस तरह मैंने आपको बताया कि like business people जो होते हैं, investors होते हैं, जो employers होते हैं, to try to serve their own organizational interest and investor relation interest, right? उसके लिए फिर ये बड़ा easy हो जाता है. According to this philosophy, they can terminate, they can fire the people if they feel good, and if they feel good, it will benefit the organization. Another is right. Decisions consistent with the fundamental liberties and privileges. Every manager should have an ability to consider, while making a decision on an organization, should consider the ethical rights of the individual, which are protected under the Constitution of Pakistan. उनके basic rights क्या हैं, privileges क्या हैं. Every decision has some pros and cons. इसके भी pros and cons होते हैं. Ideally speaking, कि उसको protect करना चाहिए. But when it comes into the practice, जब आप rights और liberties की बात करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी की, कि कितने एम्प्लॉयर्स हैं यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है. ठीक है, नॉर्मली अगर हम फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट करेंगे, जितने लोग देते हैं वो भी शायद अप्रोप्रिएट और प्रॉपर रिटर्न्स फाइल नहीं करते. तो अगर हम राइट्स की बात करेंगे तो फिर अगेन इट विल कम इनटू द मीडिया, इट कम इनटू द प्रेस, इट कम इनटू द पब्लिक एज वेल, और फिर उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा. तो लिहाजा बहुत सारे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर इन चीजों को कम प्रोमोट करते हैं जहाँ पे राइट्स और उसकी बात करते हैं. हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू है, यहाँ पे कितने लोग हैं जो सेफ्टी अप्रेंटिस देते हैं एम्प्लॉयर्स. So these are the different approaches in the decision making, and management should consider as well. A good management will consider the minimum rights of the people who can have in their workplace, while ensuring the maximum benefits of the organization. Respecting and protecting basic rights of individuals such as whistleblowers. For example, बहुत सारी organization में whistleblowers की policy ये means anything which is wrong and which is against in the interest of the organization is immediately reported to the senior management as well, right? Any person who has observed something is going against the interest of the organization, they have a right to resist, they have a right to protest,
and they have a right to launch a complaint to the senior most management of the company, just for the sake of the benefit of the organizations. तो अगर हम ये बात करेंगे यूटिलिटेरियनिज्म में, तो ये सिचुएशन ये हो जाती है कि if workers start complaining of the individual supervisor, they are likely to be affected from the anger of their supervisors. They may be fired, they may be terminated, they may be, discriminated on the discriminated in terms of promotion, salary raise, and all. So these are the different disadvantage of these things when people or an employer or a management gives the rights to the workers as well. But if these things are used in a very positive and proper manner, and it has a lot of benefits as well. Justice, imposing and enforcing rules fairly and impartiality, right? Another approach is like there are many management style where justice and fair treatment or impartial treatment is enforced. Means every individual treated accordingly. Means numbers will play the role. The people who will come up with a high numbers of performance will likely to get good promotions, pay raises and all. बट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये होते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनका जो है कोई ग्रोथ नजर नहीं आती, डिमोटिवेट हो सकते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट jeopardize हो सकती है, they can be fired and they can be kept alone, they can be kept isolated and one day they will leave organization. तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है. Equitable distribution of benefits and cost. Justice system means the decision making process where justice system is prevailed, वहाँ पे resources जो benefits हैं वो equally distribute होते हैं. Union tend to support this criteria. Union ज़्यादातर इस चीज की फेवर में होती है और they always promote क्योंकि उनके इंटरेस्ट होते हैं, वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी के बारे में इंटरेस्ट होते हैं, पे रेजेस के बारे में इंटरेस्ट होते हैं, वो ज्यादातर इन्हीं चीजों को प्रोमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि जस्टिस सिस्टम को जितनी मैनेजमेंट ऑफिसर्स को अगर पे रेजेस और बोनस मिल रहे हैं उससे ज्यादा या कम से कम उतने बोनसेस उनको भी मिलते हैं या मिलने चाहिए. तो इस तरीके से जस्टिस सिस्टम है कि आप जो है बेसिकली इंश्योर करते हैं कि तमाम जो एम्प्लॉयज हैं वो इक्वली ट्रीट करते हैं, इक्वली ट्रीट होते हैं और इक्वली बोनसेस पे रेजेस मिलते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स के किसी की परफॉर्मेंस क्या है और किसी की परफॉर्मेंस क्या है, राइट? आप ये कोशिश करते हैं कि भाई अगर इंक्रीज एनुअल इंक्रीमेंट दे रहे हैं 5% इन वेजेस तो आप अक्रॉस द बोर्ड सबको 5% इंक्रीज देते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट कि किसी की परफॉर्मेंस वहां पे ज्यादा होगी, किसी की परफॉर्मेंस वहां पे कम भी होगी, कोई निग्लिजेंट होगा, कोई लेजी होगा तो कोई हाई परफॉर्मर होगा. जब आप सब मिक्सअप करेंगे तो उसके इम्पैक्ट हाई परफॉर्मेंस पे नेगेटिव आते हैं. इट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम क्योंकि वो हाई अचीवर हाई परफॉर्मर जो होते हैं वो ये दे स्टार्ट बिलीविंग दैट देयर इज नो any like a difference performance appraisal system because weaker or a low performer are being treated equally as high performer. So this is very important to understand. इसके प्रोज एंड कॉन्स बताए जा रहे हैं. यूटिलिटेरियनिज्म जिस तरह अभी मैंने डिस्कस किया, प्रोमोट्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. उसमें ज़ाहिर है परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम होता है, उसमें एफिशिएंसी ज्यादा, हाई परफॉर्मेंस को हाई रेटिंग मिलती है, हाई बोनसेस हाई पे रेजेस मिलती है, उसकी बात असरअंदाज होती है हर मैनेजर की. कॉन्स क्या कैन इग्नोर इंडिविजुअल राइट्स स्पेशली मिनॉरिटीज. ठीक है, उसमें क्या है जिस तरह जापानीज कंपनी में अक्सर जो है यूटिलिटेरियन में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है और उसमें बेस्ट इंटरेस्ट जो है डिसीजन आर टेकिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें यूनिकनेस जो है या नॉवेलिटी ऑफ आइडियाज जो है वो खत्म हो जाती है. प्रॉब्लम सिचुएशन तब पैदा होती है जब आप उसके अंदर इस तरह का जब सिस्टम इवॉल्व करते हैं तो इट स्टार्ट शेपिंग इनटू द लॉबीज. क्योंकि पावर एंड पॉलिटिक्स तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो जब पावर एंड पॉलिटिक्स अपना रोल प्ले करती है तो यू स्टार्ट क्रिएटिंग लॉबीज ताकि आप अपनी बात को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इसका मकसद ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो लेस सिंसियर है ऑर्गेनाइजेशन से. प्रॉब्लम ये है कि एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट परसेप्शन एंड डिफरेंट अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स, राइट? And one person who has a good support of the colleagues and the different people who are collectively making a decision have a support have a support of those people who are in the decision making process, so they are likely to get their decision approved from the management. So in that way a person who doesn't have an approach, who doesn't
have a support from their decision making team is likely to be ignored, और उसके अंदर possibility है कि एक इदारा जो है एक अच्छे बेहतरीन डिसीजन अल्टरनेटिव डिसीजन से महरूम हो जाए। राइट्स, वो इदारे जहां पे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उसकी प्रोस क्या है? प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम हार्म, प्रिजर्व्स राइट्स, एवरी इंडिविजुअल इज बीइंग हर्ड। वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन में इरेस्पेक्टिव, बिकॉज दिस इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इंडिविजुअली people are given a credit or blamed, उसके अंदर every single person is given a equal weight to their thought। अगर उन्होंने कोई अल्टरनेटिव सेट किया है, कोई बताया, रिकमेंडेशन दी है, तो दे आर गिवन ए इक्वल वेटेज एज कंपेयर टू अदर्स रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली सजेस्टिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। उसमें प्रॉस क्या है? उसके फवायद ये हैं कि हर एक अल्टरनेटिव को इवेल्युएट किया जाता है। कॉन्स क्या है? क्रिएट्स एन ओवरली लीगलिस्टिक वर्क एनवायरनमेंट, राइट। अब उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है कि लाइक लीगलिस्टिक, फिर आपको लीगल, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल की, जब हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स में तो वर्कर्स राइट्स बहुत प्रोटेक्टेड है अंडर द लॉ, अंडर द लेबर लॉज। उसके लिए लाइक आपके पास सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी के मसले मसाइल होने चाहिए, मतलब प्रोविजन होनी चाहिए, फिर उसकी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, एनवायरमेंट वर्क, सेफ वर्किंग एनवायरमेंट होनी चाहिए। दीज आर डिफरेंट। अगर मैं पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, फैक्ट्रीज एक्ट जो है, सिंध फैक्ट्रीज एक्ट या पाकिस्तान फैक्ट्रीज एक्ट 1934 स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ फेडरल legislations, and Sin Factories Act 2015 in speaking in terms of provincial legislations, right। ये different provisions हैं जो legislation के तौर पे मुख्तलिफ rights जो हैं workers के protected हैं, and our constitution also protect different rights of the workers। so उसमें क्या होता है कि legal compliance आपकी बढ़ जाती है, you have to spend a lot of money, energy and time for to comply the legal requirements। ये बड़ा important है। उसकी ये ज़ाहिर है as an employer अगर हम बात करें तो he might have required to employ more additional workers to address to the compliance issue and all। उसके लिए पेरोल उनका बढ़ जाएगा, उसके लिए बहुत सारी और चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। कॉस्ट ऑफ doing business will also be increased because returns will file according to the law will naturally increase the cost of doing business or cost of labor। Justice protects the interests of the weaker members, ठीक है, and encourages a sense of entitlement, ठीक है। जस्टिस सिस्टम में यही होता है कि जो एक सेल्फ लाइक encourages a sense of entitlement का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई अच्छा नॉवल आइडिया दिया है तो फिर he start believing that he should be paid off more than anybody else। so it also create some problem in the management as well। क्रिएटिविटी कैसे पैदा हो जाती है? ठीक है, व्हाट इज क्रिएटिविटी? इट इज समथिंग टू प्रोड्यूसिंग और फाइंडिंग अ डिफरेंट एंड novel and unique idea or useful ideas। how no matter how sharp you are, how intelligent you are, how competent you are, and you are very perfect at giving a different ideas, and it is useless until used। आपका वो आइडिया जब तक मटेरियलाइज नहीं होता है तब तक वो यूजलेस है। और उसके अंदर नेचुरली पॉलिटिक्स, वर्क प्लेस लॉबिंग एंड वर्क प्लेस परसुएशंस all are come into play। you have to transform your ideas into the application, otherwise it is not a novel or it is not a useful idea and it has no worth at all in an organization। who has the greatest potential, greatest creative potential? How does a creativity comes? How, what is a criteria, what is a environment? So those who score high openness to experience, people who are intelligent, independent, self-confident, risk-taking, have an internal locus of control, tolerant and ambiguity, low need of structure, and who persevere in the face of frustrations। When you try to identify the creative potential in the individuals or the employees, you need to see these things. Whether he is openness, he has a good experience in that particular field, he is intelligent, he is a tolerant, self-confident, and what is about his nervous system, whether he frustrated in the difficult situation, all these are different areas that a particular management or a manager see in the subordinate staff. If these are available, means manager can come to assurance that come to the expectation that the concerned worker or employee is likely to have a great creative potential because this person or a person has all the necessary ingredient to be a good creative potential।
This is three component model of a creativity. Creativity के तीन components होते हैं, जिस तरह मैंने बताया. Expertise होना बड़ा important होता है when we try to identify creative potential in the employees. Creative thinking skills, उसका IQ level, intelligence level अच्छी होनी चाहिए, right? Intrinsic task motivations, how much he is involved, committed, and how he is likely to achieve his different ideas. What is his problem solving techniques, problem or opportunity availing techniques, whatever the case may be. Proposition that individual creativity results from mixture of these three components. A person to be a creative need to have all these merits. He must have an expertise, a creative mindset, and internal motivation, intrinsic task motivation that he has to accomplish. He has to achieve this thing. So this is very important again. Expertise is the foundations, right? Without expertise, you won't be able to use. You won't be a creative in a respective field, right? If you want to make like for example, if you want to be a creative lawyer, you must have some experience of fighting the cases in the court. You must have a good knowledge, and you must have an intrinsic motivation. You have some self-confidence, or and you have to be self-convinced that what you are talking and what you are suggesting is very unique, novel, and in accordance with your expertise and experience in the past. Creative thinking means shaping things in a different thing, right? Shaping your ideas in a different applications. You have to use your ideas in a different and unique ideas that can be beneficial for the organizations, for the benefit of the stakeholders, right? And you have to adapt a different way, and you have to show your skills that you can adopt or utilize any idea in an entirely different manner, which could prove to be beneficial for the organizations. Creative thinking skills are the personality characteristics associated with the creativity. Of course, personal characteristics, your knowledge, your cultural background, your personality, your values, your interest, these all has impact on your mental level or a mind capability to generate a different idea. Because as you might have heard, readers are the leaders. Means people are the readers who usually read a lot is likely to have some sort of a unique ideas, unique and novel ideas, right? So that is more important to understand. A person who is an experience of things is likely to have a good ideas because he has already handled many of the things. So intrinsic task motivation is a desire to do job because of its characteristics. Means you have to be self-motivated while doing work because you know that this is a very unique idea, very novel, and you have all the necessary expertise of handling that particular situation. So you have a great leverage over others because you have expertise, you have a good knowledge and intellectual ability, and you have a self-commitment with the task. And therefore, it is likely that you become a more creative at problem solving. So this is the end of the chapter. If you have any question, you may write to the that question into the comment box, or you can approach me directly, so I can be able to respond to your question appropriately. Thank you very much. Take care. Stay tuned for next lecture. Thank you so much.